हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 8 के MCQ। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम संसाधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की कीमत उसे एक संसाधन बनाती है। देखिए, अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें जो हम नित्य यूज करते हैं, यानी डेली यूज करते हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, आपके घर में बर्तन है, झाड़ू है, पोंछा है, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान है आप अपने घर में देखते हैं, वो एक प्रकार के संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर एक वस्तु अथवा पदार्थ की जो कीमत है वो उसे संसाधन बनाती है। देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी वस्तु की या पदार्थ की कीमत नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता क्या है और प्रयोज्यता क्या है, इस आधार पर वो वस्तु संसाधन में काउंट की जाती है। यानी एक तो उपयोगिता और दूसरी प्रयोज्यता, यानी किस प्रयोजन के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आधार पर कोई वस्तु जो है एक संसाधन कहलाती है। तो यहाँ पर कीमत नहीं आएगी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल सेकंड वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2। दूसरा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, कारण संसाधनों का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर कथन आपका बिल्कुल सही है। जितने भी संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों का जो प्रयोग है या फिर उपयोगिता है, इसे मूल्य प्रदान करते हैं। मूल्य से यहाँ पर आशय है महत्व से, यानी मूल्य से यहाँ पर आशय निकल कर आता है कि किसी संसाधन का क्या महत्व है, किसी वस्तु का क्या महत्व है, उसी के अकॉर्डिंग वो संसाधन मूल्यवान कहा जाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, जो धातुएं आपकी होती हैं, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम वगैरह है, इनका आर्थिक मूल्य होता है। वहीं प्रकृति में कोई मनोरम दृश्य है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। हालांकि मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए दोनों ही उपयोगी हैं। धातुएं भी उपयोगी हैं और मनोरम दृश्य भी उपयोगी है। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है। तो आंसर होगा आपका ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। अगला, किसी व्यावसायिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। उपरोक्त सभी। देखिए, बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार पर, यानी आपका कोई नया थॉट है, कोई यानी आपके अंदर एक नया विचार आया, या फिर आपने कोई इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है, तो उस पर आप अपना क्या ले लेते हैं, एक पेटेंट ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से है जैसे आपने कॉपीराइट देखा होगा। कॉपीराइट का मतलब आप जानते हैं, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन बनाया या कोई कंटेंट क्रिएट किया, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी परमिशन के बिना उस कंटेंट को कॉपी ना करे तो उसको कॉपीराइट कहते हैं। उसी तरह से हमारे विचारों को लेकर या हमारे आविष्कार को लेकर पेटेंट शब्द यूज होता है, तो इसको पेटेंट बोलते हैं। तो किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी को सही तरीके से परिभाषित करता है। पहला है, मानव द्वारा नवीन ज्ञान अर्जित करने की दक्षता ही प्रौद्योगिकी है। अगला है, धरती पर उपलब्ध संसाधनों की प्रयोज्यता प्रौद्योगिकी है। अगला है, मानव द्वारा अपनी सोच में आमूल परिवर्तन लाना ही प्रौद्योगिकी है। अगला है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान हम या फिर इसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, ये प्रौद्योगिकी है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ आपको, जैसे भाप का इंजन बना, भाप के इंजन के बाद आपने देखा डीजल इंजन आए, पेट्रोल इंजन आए, फिर जेट इंजन वगैरह आपने देखे। तो ये क्या है, यानी किसी कौशल को कर रहे हैं आप और जो वस्तु बना रहे हैं उसमें अपना नवीनतम ज्ञान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका डी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी और समय के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, समय और प्रौद्योगिकी
दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। सेकंड, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से भविष्य में नवीन आविष्कार नहीं होते हैं। देखिए, बात की जाए पहले स्टेटमेंट की, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इस समय और प्रौद्योगिकी जो है ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को किसमें, संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट की जो जनजातियाँ थी या जो लड़ाके थे, जिस समय वो अपने देश से भागकर अन्य देशों में भाग रहे थे, शरण ले रहे थे या अन्य देशों पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हें वास्तव में तब नहीं पता था कि उनकी जमीन के भीतर ऐसी बहुमूल्य चीज छिपी हुई है जिससे आने वाले समय में पूरी दुनिया की नींव टिकी होगी, उसके यानी पूरी दुनिया के विकास की उस पर नींव टिकी होगी। उन पर उनको नहीं, उसका आइडिया ही नहीं था, उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी है, रिसर्च आगे बढ़ी है, तब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का उपयोग, उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को पता चला है। और ऐसे करके आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्री हैं वो उनकी महिमा या कह सकते हैं उनका विकास होता चला गया है और वो एक बहुमूल्य संसाधन के प्रोवाइडर के रूप में देखे जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि समय और प्रौद्योगिकी ये वास्तव में दो महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से भविष्य में नवीन आविष्कार नहीं होते हैं। देखिए, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। आपने देखा है कि सबसे पहले पहिए की खोज हुई, यानी पहिए की खोज, पहिए का जो आविष्कार हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में वो खोज आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के उपरांत आप देखेंगे कि परिवहन की फिर नवीनतम विधियों का भी विकास हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे आग की खोज हुई, तो आग की खोज के साथ साथ खाना बनाने की जो नवीनतम पद्धतियां उनका भी विकास हुआ। भाई, आग की खोज पहले पत्थर से पत्थर रगड़ के हुई, फिर आप देखेंगे जैसे जैसे मानव ने आगे बढ़ता गया, उसने बारूद वगैरह यानी कि जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे आग जलाना सीखा। तो ऐसे करते 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 आप देखेंगे जो आपकी गैस वगैरह हैं ये आ गई, यानी जो आपका गैसी ईंधन है इसका इस्तेमाल लोग करने लगे। अब इंडक्शन का जमाना आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रत्येक खोज आविष्कार भविष्य में नवीन आविष्कार करता है। यानी ऐसा नहीं है उससे भविष्य में नवीन आविष्कार नहीं होते हैं, नहीं, उससे भविष्य में नवीन आविष्कार बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से अन्य खोज और आविष्कार उससे होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर है आपका ए, केवल एक। छठवां प्रश्न है अब आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सेकंड, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला है, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में नहीं लाए जा सकते। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आपके संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानव निर्मित है और तीसरा मानवीय संसाधन है, यानी कि स्वयं में मानव एक अपने आप में संसाधन है। तो यहाँ पर आपकी जो वायु है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आपकी जो नदियाँ या झीलों का जल है, मृदा और खनिज हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया गया है तीसरे वाले स्टेटमेंट में कि इन संसाधनों में से बहुत से आपको प्रकृति में निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में नहीं लाए जा सकते। देखिए, गलत है। इनमें से बहुत से संसाधन जो हैं ये आपके सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं, इनको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आपकी वायु है, आपका जो झरने, नदियाँ या झीलों का जल है, इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इनको आपको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी आप इसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो मृदा है, भाई उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी को आप सीधे उपयोग कर सकते हो, उसमें फसलें उगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और सीधे ही उपयोग में नहीं लाए जा सकते। नहीं, बहुत से संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल 1 और 2। 7वां प्रश्न है आपका, विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। सेकंड है, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जाएगा। अगला है, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर विकास और उपयोग के आधार पर हम देखें
तो आपके प्राकृतिक संसाधन दो संसाधनों में बांटे गए हैं, एक तो वास्तविक में और दूसरे संभाव्य में। तो यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिनकी मात्रा हमने ज्ञात कर ली है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला पाया जाता है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल पाया जाता है, महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। ये सब वास्तविक संसाधन है। और वास्तविकता ये है कि अभी प्रेजेंट में हम इनका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि ये भविष्य में उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इनका उपयोग हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में इनका उपयोग हम कर रहे हैं। तो यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जाएगा। भविष्य में नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी हम वर्तमान में इनका उपयोग कर रहे हैं। थर्ड वाला कथन यहां पर है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि संभाव्य का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा, तमाम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लद्दाख वाले रीजन में यूरेनियम है। आपका जो यूपी का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर अगर रिसर्च की जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा यूरेनियम मिलेगा। आपका जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सोने की निक्षेप होने की संभावना है। यानी तमाम बार वहाँ पे जो सर्वे वगैरह की गई है उसमें कहा गया है कि इसके भीतर सोने के निक्षेप पाए जाने की प्रबल संभावना है। तो ये संभावना है, हो सकता है कि अभी ना मिल पाए, लेकिन आने वाले भविष्य में कोई ऐसी तकनीक हो जो उसको खोज निकाले। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जैसे जल है आपका, आपने ईंधन के बारे में सुना होगा। तो जल का जो रासायनिक फॉर्मूला क्या है, H2O ही तो है। यानी जल में तो आपके दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ऐसी तकनीक हो या ऐसी कोई विधि हो जिसके जरिए हम जल को तोड़ सकें, इसके जो अणु हैं उनको सेपरेट कर सकें, तो वास्तव में हमें अपने आप में ईंधन मिल जाएगा। हमें ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं दोनों ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास तकनीक ऐसी इतनी जो है बेटर तकनीक नहीं है जिससे कि अभी हम इसका उपयोग कर पाएँ। आने वाले समय में हो सकता है कोई तकनीक डेवलप हो जाए जिससे हम जल का उपयोग सीधे सीधे किसके रूप में, ईंधन के रूप में कर पाएँ। तो ये संभावना है, यानी ये आपके संभाव्य संसाधन बोले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। 8वां प्रश्न है अब आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। सेकंड, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। अगला है मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के आधार पर आपके संसाधन 2 प्रकार के हैं, अजैव और जैव। अजैव संसाधन यानी कि इसमें निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं होती, जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें वृद्धि नहीं होती है, तो उनको निर्जीव बोला जाता है। जबकि जैव जो है ये सजीव संसाधन है, यानी इनमें अपने आप में जीवित होते हैं, ये इनमें वृद्धि होती है, ये मरते भी हैं, तो ये आपके जैव संसाधन है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। मृदा, चट्टानें ये सब क्या है, या खनिज, ये अजैव संसाधन है। लेकिन पौधे और जंतु क्या है, ये आपके जैव संसाधन है। यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है अब आपका, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से सभी असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। सेकंड, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए बात की जाए नवीकरणीय संसाधनों की, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या फिर पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ आपके असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या हुआ, आपका सौर ऊर्जा हुई, आपकी पवन ऊर्जा हुई, इस पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं इनमें से कुछ ऐसे संसाधन भी हैं इन पर मानवीय क्रियाओं का पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे जल हुआ, मृदा हुआ, वन हुए, ये आपके ऐसे संसाधन हैं इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट आधा सही है, आधा गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से सभी, यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, इनमें से सभी
असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। नहीं, इनमें सभी असीमित नहीं है, बल्कि कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। अनवीकरणीय संसाधनों की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है, जैसे कोयला हुआ आपका, पेट्रोलियम हुआ आपका, या प्राकृतिक गैस। ये इनमें से कुछ आपके ये उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर आपका केवल पहला कथन सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 10वां प्रश्न है अब आपका, वितरण के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन है। अगला है, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। देखिए, बात की जाए यहाँ पर वितरण के आधार पर संसाधनों की, तो वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें आपके कुछ सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह पाए जाते हैं, धरती पर हर जगह मौजूद हैं। कुछ हैं स्थानिक, यानी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु है, आप जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक संसाधन है, ये पृथ्वी के हर भाग में पाई जाती है। जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जैसे कुछ धातुएं हैं, कुछ आपके निश्चित पदार्थ हैं, तो वो स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, तो वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा हुआ और लौह अयस्क हुए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है ये भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो भी असमान है, एक समान नहीं है, बल्कि वो असमान है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं। आंसर होगा आपका सी, एक और दो दोनों। 11वां प्रश्न है अब आपका, मानव संसाधन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। सेकंड, मनुष्य की जन्मजात योग्यताएं लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। अगला है, आर्थिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगला है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मनुष्य की योग्यताएं हैं ये ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन में कहा गया कि मनुष्य की जो जन्मजात योग्यताएं हैं ये लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। देखिए, ये गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी पहली बात तो क्या है, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, शिक्षा के अलावा क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, यानी कि बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य जो है मानवीय संसाधन में तब्दील हो सके। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। आर्थिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना चाहिए, उनमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए, और ये आपका जो स्किल्स आप डेवलप करते हैं ये मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका मानव है ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, और ये आपके मानव निर्मित संसाधन बोले जाएंगे। यानी मानव के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं तो ये सब आपके क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन भी सही है। केवल आपका बी वाला कथन सत्य है, तो आंसर है आपका 11वें का बी। 12वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। पहला है, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग। सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण। अगला है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। अगला है, संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है, तो इसका मतलब ये होता है कि संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि हमारी जो वर्तमान की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं, और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12वें का सी वाला। अब देखिए 13वां प्रश्न है, ये आपके अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्नलिखित में से
कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। देखिए उपयोगिता और मूल्य ये संसाधन को निर्धारित करते हैं, मात्रा निर्धारित नहीं करती है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। यहां पर देखिए ए वाला यानी कैंसर उपचार की औषधियां जो हैं ये आपके मानव निर्मित संसाधन है। 15वां प्रश्न है, जैव संसाधन होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। देखिए ये जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15वें का ए वाला। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।